हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे चल रही है आप सभी के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। आशा करता है आप सभी की एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरह से चल रही है। दोस्तों आज जो सवाल लाए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का टोटल 50 सवाल का टोटल आंसर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टोटल 50 सवाल का और बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा। इससे पहले बता दो, आप लोग फिजिक्स का अपलोड कर चुका हूं 2018 का, 19 का और केमिस्ट्री का भी 19 का अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे सवाल रहते हैं और इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी आप लोग का तैयारी उस पर ये जो सवाल है आप लोग अगर कर लेते हैं तो आप लोग की तैयारी और ज़्यादा बहुत ही मजबूत हो जाएगा और एग्जाम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए पूरा देखिएगा वीडियो को, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्किप करने पर भी क्वेश्चन छूट सकता है, अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है, नहीं बना पाए। यहाँ पे एक एक नंबर का दोस्तों एक एक नंबर से यहाँ पर 100 रैंक डिफरेंस आ सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और क्या क्या जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने सारे दोस्त जो पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। ठीक है, कौन सा परिवर्तन है ये? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन की उपचयन अपचयन। तो दोस्तों जब भी जलाना शब्द आएगा ना तो किसी भी चीज को जलाने पर दोस्तों कौन सा ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने वाला कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल चेंज हो जाएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट सवाल है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनना उदाहरण है। बोला रिएक्शन ऑफ मार्बल विद एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड CO2 टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम इज एन एग्जाम्पल फॉर। किसका एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले आप लोग एक चीज देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग संगमरमर मतलब क्या? CaCO3, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं हम लोग संगमरमर, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है, ये जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और ह्यूमिडिटी मतलब क्या? जल से ही करेगा, वायु आर्द्रता, तो क्या वो H2A होता है, H2O। इससे दोस्तों अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या बना देता है, ये बना देता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। दोस्तों आप लोग दिख रहा है जितना सारा चीजें जुड़कर एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है, नया यौगिक बन रहा है। तो ये क्या एक जुड़ जाता है ना, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ये सब कोई बोल सकता है अब कि ये हो जाएगा सर संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला एक कोई यौगिक X है, वायु में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया करके Y बनाता है। वियोजन के बाद Y एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। यौगिक X क्या है? A compound X reacts with CO2 present in air to form Y. Y on decomposition produce an oxide. The compound X, बोल रहा है X क्या है? ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? Y बना लेता है और फिर वियोजन टूटने के बाद एक ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो यौगिक X क्या है? तो देखिए CO2 के साथ अभिक्रिया कौन करता है? जैसे हम लोग चूना करते हैं तो किससे करते हैं? CaOH होल ट्वाइस से। ठीक है, फिर दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और एक क्या बनाता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, ये ऑक्साइड उत्पन्न करता है। एक मिनट, वियोजन के बाद एक ऑक्साइड, तो ये जो Y बनाया दोस्तों, ठीक है, Y क्या बन गया? CaCO3। ठीक है, X क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CO2 से अभिक्रिया कर लिया और CaCO3 बना दिया। फिर CO3 जब टूट जाता है ना दोस्तों तो ये एक ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड? CaO। यहाँ बोल रहा है यौगिक X क्या है, मतलब सबसे पहला जो अभिक्रिया कर रहा है तो ये वाला चीज CaOH होल ट्वाइस। तो देखिए कौन बोला है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हम लोग आए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं क्या है कि बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। दोस्तों ये जो अभिक्रिया होगा वो द्विविस्थापन टाइप का यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होगा। देखिए कैसे, बेरियम बोराइड किस तत्व को उसके सल्फेट से हटा देता है? तो बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करेगा आपका सोडियम सल्फेट से। ठीक है, Na2SO4 से, और ये जो अभिक्रिया करेगा इसका सल्फेट से इसको बेरियम ले लेगा और Na2 क्या करेगा? Na करेगा, इसका Cl2 ले लेगा, यानी ये जो अभिक्रिया बन जाएगा BaSO4 हो जाएगा और प्लस दोस्तों 2NaCl हो जाएगा। यानी कि यार बेरियम सोडियम को हटा दे रहा है ना उसके सल्फेट से, तो यहाँ हो जाएगा सोडियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ग्लूकोज का विघटन है, ग्लूकोज का विघटन क्या है? उष्माशोषी है, उष्मोत्सर्जी है, अपचोपचय है कि विस्थापन अभिक्रिया? देखिए ग्लूकोज जब टूटता है तो हमें क्या एनर्जी मिलता है ना, हम लोग जो खाना खाते हैं वही टूटता है, खाना खाते हैं ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज को क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, फिर टूटकर एनर्जी देता है हम लोग को। तो ये क्या हो जाएगा? जब भी किसी अभिक्रिया में जब एनर्जी उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी या फिर उष्मोत्सर्जी। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो ऑप्शन क्वेश्चन पेपर है इसमें आंसर ए दिया है जो कि गलत होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, NCERT चेक कर लीजिएगा, ये आंसर सही है।
बोरा कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, यह उसे डैश से रोकने के लिए किया जाता है। देखिए कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन नहीं भरा जाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुरकुरे के पैकेट में जो सामान रहता है, लेस रहता है, कुरकुरे रहता है, वो चीज़ जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो खराब हो जाता है, विकृत गंधी मतलब खराब गंध आ जाता है, टेस्ट सब कुछ बदल जाता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया के रोकने के लिए, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है तो क्या उपचयन हो जाएगा, जब भी ऑक्सीजन जोड़ेगा तो उपचयन हो जाता है, मतलब किसको रोकने के लिए? उपचयन को रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला सवाल, प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है। जब प्रकाश के संपर्क में आता है क्या, मतलब उसमें ऊष्मा मिल रही है, तो क्या हो जाएगी? ये ऊष्मीय वियोजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 देखिए क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम यानी कि O2 के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनता है, यह है क्या है? एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा संक्षारण। ठीक है, क्या हो जाएगा? संक्षारण। जंग लगना दोस्तों हो जाएगा लोहे वाला, ठीक है, एल्यूमिनियम वाला नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 59 क्या हो जाएगा, जब नीले रंग के CuSO4 क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है, वह सफ़ेद ठोस है। तो सफ़ेद ठोस क्या है दोस्तों? CuSO4 से देखिए अभिक्रिया कर रहा है तो CuSO4 ही निकलेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन का रंग क्या होता है? दोस्तों अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन का रंग होता ही नहीं है, ठीक है, रंग विहीन हो जाता है, यानी कि रंगहीन। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा 61 नंबर, आगरा में ताजमहल का रंग डैश के कारण परिवर्तित हो गया है। दोस्तों जो वर्षा होती है ना, तो अम्ल वर्षा जब होती है तो अम्ल वर्षा के कारण उसमें अभिक्रिया करके उसका ताजमहल का रंग धीरे धीरे उड़ जाता है, ठीक है, वो परिवर्तित हो जाता है, तो इसमें अम्ल वर्षा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 61 का। नेक्स्ट 62 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रति अम्ल डैश को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, एंटासिड से हम लोग क्या हटाता है? एसिडिटी। जब आप लोग देखते हैं खाने में अपच हो जाता है, खट्टा डकार आता है, तो आप लोग एंटासिड यूज़ करते हैं, डाइजिन यूज़ करते हैं, पुदीना यूज़ करते हैं, तो वो एंटासिड यानी कि अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रति अम्ल। नेक्स्ट बोल रहा है दंतमंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है, दंतमंजन में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो दोस्तों दंतमंजन में आप लोग का ये हो जाएगा क्षारीय रासायनिक। सभी को पता है कि दंतमंजन जो करते हैं वो क्षारीय अम्लीय तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो क्षारीय हो जाएगा CA3PO4 होल्टाइस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नारंगी के रंग का पीएच, नारंगी के रस का पीएच मान है, नारंगी के रस का पीएच मान दोस्तों हो जाता है आप लोग का ये 3.3 से लेकर 4.19 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, इतना के बीच में रहता है। पाचन में मदद करने वाला अम्ल है, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना पचता है, कौन सा अम्ल से हेल्प करता है? तो होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद कर लीजिएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों कहीं बाहर से हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं हम लोग पेट से ही उत्पन्न होता है, ठीक है, हम लोग पेट से ही ये हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl एसिड उत्पन्न होता है और यही खाना को पचाने में हेल्प करता है। तो आप लोग को पता होगा कभी खट्टा डकार आता है तो क्या होता है, जब ये HCl ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है हम लोगों के पेट में, तब खट्टा डकार आने लगता है। अगला सवाल, क्रिस्टलीकरण जल डैश में नहीं होता है, तो क्रिस्टलीकरण मतलब जो होता है ना .10H2O, .5H2O, ये किस में नहीं होता है? तो दोस्तों खाने का सोडा आप लोग देखे होंगे, ठीक है, खाने का सोडा में बेकिंग सोडा जो NaHCO3 होता है, इसमें वो नहीं होता है, ठीक है। धावन सोडा में भी होता है .10H2 Na2CO3 .10H2O, उस तरह से उन्हीं का पानी में भी होता है, जिप्सम में भी होता है, ठीक है, .2H2O, .2H2O। लेकिन जो खाने का सोडा है दोस्तों बेकिंग पाउडर, उसमें क्रिस्टल जल का नहीं होता, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिंपल सा फॉर्मूला पूछा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा CaSO4.2H2O। दोस्तों मैं जितना सूत्र है, ठीक है, सूत्र का मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं सूत्र का अलग वीडियो ला दूंगा और वो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जितने अब तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, साथ में जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारे सूत्र का मैं ला दूंगा, क्योंकि हर एक बार ये जो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का आता ही है, ठीक है, इससे आप लोग मान लीजिए 1-2 नंबर मिल गया तो कितना बढ़िया होगा। तो मैं इस सब का एक अलग से वीडियो ला दूंगा, ठीक है, कमेंट करके सब लोग बोलिएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH है। देखिए एक एसिटिक एसिड जो है वो NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, तो उसका pH क्या बोला है, ठीक है, तो देखिए इसका pH हो जाएगा 7 से अधिक, 68 का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है, और NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है, तो ये जो बनाएगा दोस्तों, तो उसका जो लवण बनाएगा, ठीक है, लेकिन जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वो क्षारी बन जाता है, यानी कि 7 से अधिक हो जाएगा। जब धातु को अम्ल या क्षार से संपर्क में लाने पर गैस निकलती है, तो कौन सा गैस निकलती है? तो सभी को पता है दोस्तों, जब धातु अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है
तो आप लोग का हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी धातु अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। डैश में उच्च तन्यता पाई जाती है, सबको पता है दोस्तों, मतलब समझ लीजिए सोना जो होता है सबसे तन्यता वाला धातु है। मतलब एक आप लोगों को इससे पहले बहुत बार बताए थे कि ये जो सोना सबसे ज़्यादा तन्यता वाली होती है, मतलब आप पीट कर इसको बहुत ही खींच कर तार के रूप में इसको बना सकते हैं। आप लोग को शायद बताए थे कि 1 ग्राम की कितना सोना से 3 किलोमीटर लंबा आप लोग का तार बनाया जा सकता है। 71 देखिए, एल्युमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है दोस्तों, ये हो जाए एनोडीकरण यानी कि उद्वारीकरण। देखिए ये क्या होता है, एनोडाइजिंग। ये होता है एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहता है। अब उसी एल्युमिनियम के ऑक्साइड को दोस्तों मोटा करने के लिए, ठीक है, इसमें विद्युत धारा पास किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रयोग करके एल्युमिनियम के ऑक्साइड की परत को और मोटा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें कलर मिला दिया जाता है और इसको डिजाइन कर दिया जाता है, मतलब और अच्छा दिखने में लगता है। तो ये एनोडाइजिंग एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए क्या है कि विद्युत धारा के द्वारा इसमें ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रयोग होता है, उसे हम लोग एनोडाइजिंग बोलते हैं। धातु ए तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है, ए क्या है? देखिए ए कोई धातु है जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन को हटा देता है। तो हाइड्रोजन को कौन हटा पाएगा? जो उससे अधिक अभिक्रियाशील है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम एक अकेला यहाँ पर धातु है जो हाइड्रोजन से अभिक्रियाशील ज़्यादा है, बाकी सब जो है वो हाइड्रोजन से नीचे अभिक्रियाशीलता में। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम क्या है उससे ज़्यादा, इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पर बोले जो अत्यंत अभिक्रियाशील, तो अब आप लोग ऑप्शन देके कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ तो सोडियम है ही नहीं, क्या मारेंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग को 4 ऑप्शन है उसमें से एल्युमिनियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय यौगिक कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिए, हो जाएगा बी, अल्कोहल आप लोग का ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है, 75 नंबर क्या बोल रहा है कि धातुओं का निष्कर्षण डैश से आसानी से किया जा सकता है। तो धातुओं को दोस्तों उसके अयस्क से आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 76 देखिए क्या बोल रहा है, वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों सोना मूल रूप में पाया जाता है, वो किसी अयस्क के साथ नहीं पाया जाता, क्योंकि सोना अभिक्रियाशील है ही नहीं। ठीक है, वो मूल रूप में पाया जाता है, मतलब बिल्कुल नेटिव स्टेट में। जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग डैश के कारण हरा हो जाता है। ठीक है, जब पीतल को आप लोग रखिएगा बहुत देर तक वायु में तो वो वायु से अभिक्रिया कर लेता है, और वायु से अभिक्रिया करने के बाद दोस्तों एक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कार्बोनेट का परत उस पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 78 देखिए क्या बोल रहा है, झलाई के लिए प्रयोग के लिए मिश्र धातु है। झलाई यानी कि जो यहाँ पर बोल रहा है अलॉय यूज टू वेल्डिंग के पर्पज के। वेल्डिंग सभी लोग जानते हैं, वेल्डिंग जो करते हैं हम लोग, तो उसका में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर कौन सा धातु से बना होता है? वो सीसा और टीन यानी कि Pb प्लस Sn से बना होता है ना सोल्डर। Pb रहता है और प्लस Sn रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तरल अधातु है। तरल अधातु क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है, देखिए ये हर बार पूछता है, पिछली बार आप लोग का आया था क्या 2000 इसमें कि कौन सा तरल धातु है। तरल धातु होगा तो मरकरी, लेकिन तरल अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। पीतल डैश की मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये दोस्तों तांबा और जिंक यानी कि कॉपर और जिंक का हो जाएगा। याद रखिएगा पीताजी। ठीक है, जी से जिंक, ता से तांबा यानी कॉपर और जिंक हो जाएगा। अगला देखिए 81, कार्बन का अप्रूप जिसका उच्च गलनांक है। सबसे ज़्यादा गलनांक किसका हो जाएगा? हीरा। ये बहुत ही कठोर दोस्तों है, कार्बन का अप्रूप बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, तो हीरा का सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक हो जाएगा। वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है, जो जिसको जलाने पर धूमिल ज्वाला, तो ये हो जाएगा इथीन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कीन में से हाइड्रोजन मिलाना डैश है। निकेल का प्रेजेंस में अल्कीन में से अगर हाइड्रोजन हम लोग मिलाएंगे अल्कीन में, तो ये कौन सा है? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं तो हाइड्रोजन अगर मिलाते हैं तो कौन सा? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलाएंगे तो उपचयन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन मिला रहे हैं यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 84 क्या बोला देखिए, एक यौगिक ए जिसका सूत्र C3H2O है, उसके 2 संरचनात्मक समावयव है, उपचयन पर यह एक अम्ल बनाता है। यौगिक है ए है। देखिए C3H8 क्या बोला है यहाँ पर, तो ये जो एक्चुअली में दोस्तों फॉर्मूला है ना, वो है आप लोग का C3H7OH। अब आप लोग खुद से नाम बोल सकते हैं, क्या है? मेथेन प्रोपेन OH अल्कोहल, यानी कि प्रोपेनॉल है। ठीक है, तो कौन सा प्रोपेनॉल है? 2 प्रोपेनॉल है। आप लोग एक ही दिख रहा है यहाँ पर प्रोपेनॉल में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विकृत परिशोधित स्प्रिट में उपस्थित बेसला जैविक यौगिक है।
देखिए यहाँ पर आप लोग इथाइल अल्कोहल तो है नहीं, वो तो आप लोग का जो पीते हैं वो इथाइल अल्कोहल हो जाता है जो नशा वसा करता है। इथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल भी नहीं होता, ये चींटी के डंक और बाकी अम्ल में रहता है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है वो दोस्तों आप लोग का यहाँ पर मतलब विष के समान है, विषैला जैविक यौगिक है। 86 बोल रहा है अल्कली की उपस्थिति में एक ईस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। देखिए अल्कली की उपस्थिति में ईस्टर का जो जलीय अपघटन करते हैं यानी कि उसका जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल जो मिलाते हैं, वो दोस्तों क्या बनता है, उससे साबुन बनता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वनस्पति तेल में दोस्तों सामान्य अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि असंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारी पानी साबुन के साथ यहाँ पर गाज लिखा है झाग बनाता है, यह डैश के कारण है। भारी पानी जो साबुन के साथ यहाँ पर झाग बनाएगा दोस्तों, ये कौन सा कारण हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि CaCl2 हो जाएगा। मिसेल का जल विरोधी अंत हाइड्रोजन में घुलनशील है क्योंकि यह क्या है, बोरा मिसेल का जो हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसेल इज सोलुबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज क्या है ये, तो ये दोस्तों नॉन पोलर है इसलिए, यानी कि अध्रुवीय। ओके, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, तो सजातीय श्रृंखला में जो नहीं आते हैं वो क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, यहाँ पर देखिए हर एक का डबल से एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर C4, यहाँ पर देखिए C2H5OH हो जाएगा, ये यहाँ क्या C2H, यहाँ पर C3H7OH हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये जो है CH3OH तो है ही मिथेनॉल, ठीक है। ये दोस्तों कोई आपका नहीं बन रहा है, ये समझाती है नहीं बन रहा, यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर। 91 का देखिए क्या बोल रहा है, अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, जो कार्बन लंबी श्रृंखला बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं ना, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि कैटेनेशन सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रही है, देखिए क्या ये जो एक अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें एक्स का पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप लोग का यहाँ देखिए क्या कौन सा है, ये इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड जब दोस्तों आप लोग का इथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये देखिए ये ईस्टर बनाता है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर H2O बनाता है। तो एक्स क्या है ये पूछा है आप लोग से, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्स के जगह पे जब H2SO4 डालते हैं, यहाँ पर जब हम लोग H2SO4 देते हैं तो ये अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम डैश पर आधारित होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम दोस्तों आप लोग को आधुनिक जो आवर्त सारणी बना है किस पर बना है, ये परमाणु संख्या पर बना है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18 और 35 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह में है, 18 नंबर जो है आप लोग का और 35 नंबर परमाणु संख्या है, वो कौन सा समूह में है, ठीक है, कौन सा ग्रुप में है ये पूछा है। तो दोस्तों ये आप लोग का ग्रुप 7 में है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक है, विद्युत धनात्मक कौन रहता है, धातु रहता है। धातु यहाँ पर एक ही, यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोग को, तांबा दिख रहा है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व बोलेगा तो हो जाएगा फ्लोरीन, और उसके बाद दूसरा आता है क्लोरीन, ठीक है। ये फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप वाला हो जाएगा, सबसे ज्यादा होता है विद्युत धनात्मक फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। तो सेकंड में बोला है तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा, फर्स्ट में बोलता है तो फ्लोरीन हो जाता। अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। अर्धपूरित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक किसका है, जैसे मान लीजिए आप लोग का कोई भी अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे 2s2, ठीक है, तो इसका पूरा 2 से भर जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 हो जाएगा तो अर्धपूरित हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग नाइट्रोजन का निकालिएगा ना, तो इसका 7 होता है और इसका 2,7 होता है, यानी कि 1s2 2s2 2 4 हो गया और 3p3 हो जाएगा, तब ना 7 होगा। मतलब p का टोटल कितना होता है, 7 होता है, p में p कक्ष में 7 होता है, लेकिन सॉरी 6 होता है, लेकिन उसका आधा हो रहा है, तो ये अर्धपूरित है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रभावी केंद्रक आवेश का क्रम है, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं तो दोस्तों आप लोग का साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है, और साइज जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर थोड़ा बढ़ेगा पोटेशियम का, फिर बड़ा होगा रुबिडियम का, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 98 का। 99 नंबर देखिए क्या हो रहा है, निम्न में से त्रय है, जो ट्राइड रूल्स होता है, ठीक है, उसमें से ये पूछा है कि ट्राइड रूल्स मतलब ये कौन सा ये है त्रिक। तो 99 का दोस्तों आप लोग का ये कैल्शियम हो जाएगा, स्टोनशियम और ये बेरिलियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतिम सवाल है, KOH LiOH की अपेक्षा शक्तिशाली क्षार है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि K का परमाणु आकार अधिक है, इसलिए शक्तिशाली क्षार है। दोस्तों ये था केमिस्ट्री का 50 सवाल, और इससे पहले मैं फिजिक्स का अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दे दूँगा, उसको लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जितने सारे आपके दोस्त जो पॉलिटेक्निक एग्जाम कर देने वाले हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। चलिए उस तभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।